नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली TGT परीक्षा में के सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास विषय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम सभी को मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में कुल 4 विषय पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और नागरिक शास्त्र है ठीक है। यह 4 विषय आपसे पूछे जाते हैं और इन चारों विषयों से 62 प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं। 62 प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं। 2 विषय करने होते हैं तो 62 यहाँ से करना होता है और एक प्रश्न जो है आपको चारों विषयों से मिलते हैं, जिनमें से कोई भी जो 2 विषय आप चुने हो उसमें से कोई एक आप कर दो तो एक विषय से 63 प्रश्न हो जाता है और दूसरे विषय से आपका 62 प्रश्न होता है। तो इस वीडियो में मैंने कुल 63 प्रश्नों को स्थान दिया है, लेकिन एक वीडियो में 63 प्रश्नों को मैनेज करने में, उस पर डिस्कस करने में जो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको मैंने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। पार्ट फर्स्ट में कुल 30 प्रश्न होंगे और पार्ट सेकंड में कुल 33 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से मिला के कुल 63 प्रश्न हो जाएंगे और ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी को मालूम है कि हमारे जो संभावित परीक्षा है TGT और PGT की, वह अगस्त या सितंबर में हो सकती है। अभी जल्दी ही जो है उसकी घोषणा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कर दी जाएगी। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और TGT में आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि अब की बार साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर बेहतर करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है, आपको बेहतर परिणाम मिल सकता है। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। पहला विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प जवाहरलाल नेहरू। यह गलत है। दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा विकल्प बी हमारा सही आंसर है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रवाद का इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। राष्ट्रवाद का या भारतीय राष्ट्रवाद का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो थोड़ा सा इन लोगों के विषय में देख लिया जाए कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो लाला लाजपत राय आप लोगों को मालूम है पंजाब से बिलोंग करते थे और प्रश्न आता, शेरे पंजाब किसकी उपाधि थी? शेरे पंजाब किसकी उपाधि थी? तो लाला लाजपत राय की ही उपाधि थी। क्या? शेरे पंजाब। ठीक, पंजाब का शेर इनकी उपाधि थी। ठीक है। और एक प्रश्न आता है, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता तो लाला लाजपत राय ने किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के बाद किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से। ठीक है। एक प्रश्न आता है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंजाब नेशनल PNB जिसको हम लोग कहते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लक्ष्मी बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? लक्ष्मी बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। कौन सा राष्ट्रवादी नेता मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानता था? किसको? मैजनी जो है इटली का शासक था, मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानता है। तो
लाला लाजपत राय जो है इटली के मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं और महात्मा गांधी की भी यह रचना है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, तो यह हो गया लाला लाजपत राय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब दूसरा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? वह महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। और प्रश्न आता, लोकमान्य किसकी उपाधि थी? लोकमान्य किसकी उपाधि थी? तो लोकमान्य किसकी उपाधि थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। अगला है भारत के बेताज बादशाह। भारत के बेताज बादशाह किसकी उपाधि थी? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था। मराठा और केसरी नामक पत्रों का संपादन, मराठा एवं केसरी नामक पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो मराठा एवं केसरी नामक पत्रों का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। एक प्रश्न ये भी आता है इससे संबंधित, गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे की थी? तो मांडले जेल में किया था इन्होंने। गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में किया था जब इनको 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में तब वही मांडले जेल में जो है लाला लाजपत राय ने गीता रहस्य की रचना की थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट आता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। ठीक है, और एक पुस्तक और इनकी है कि द आर्कटिक होम ऑफ द बेजाज, द आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज। ठीक है, यह भी लाला लाजपत राय की रचना है, वेदों के ऊपर है और इसमें आर्यों को इन्होंने बताया है कि आर्कटिक महासागर से वो आए थे। ठीक है, 1908 में, अच्छा एक चीज़ और पूछा जाता है परीक्षा में कि 1908 में लाला लाजपत राय को जेल क्यों भेजा गया था? 6 वर्षों का कारावास क्यों हुआ था? क्योंकि इनका जो पत्र था केसरी, तो केसरी में इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था, ठीक है, उसका इन्होंने समर्थन किया था। इसी कारण जो है इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक ना, तो यह हो गया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो जो आपका बिपिन चंद्र पाल से जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इसके बाद जो है आपका है बिपिन चंद्र पाल जो है बिपिन चंद्र पाल इनका नाम था और यह एक शिक्षक, पत्रकार, लेखक और राष्ट्रवादी नेता थे और भारत में इनको क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। किसको? बिपिन चंद्र पाल को। तो ये हो गए लाल बाल पाल या आप त्रिमूर्ति जो आप कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो जाए और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित करें। हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख कौन सी तय की थी? तो पहला विकल्प है जून 1947, दूसरा विकल्प है अगस्त 1947, तीसरा विकल्प है जून 1948 और चौथा विकल्प है अगस्त 1948। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, जून 1948।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को, कब यह भी प्रश्न आता है, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो कब, जून 1948 की समय सीमा उन्होंने दिया था। और इटली का घोषणा पत्र अगर पूछा जाता है तब उसको 20 अगस्त 1947 की तिथि होती है, 20 अगस्त 1947 क्लेमेंट इटली की घोषणा। यह भी प्रश्न कई बार पीसीएस अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न आता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट इटली ही उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। और लॉर्ड चर्चिल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। पहला विकल्प सर सैयद अहमद खां, दूसरा विकल्प सर मोहम्मद इकबाल खां, तीसरा विकल्प सर आगा खां, चौथा विकल्प नवाब सलीमुल्लाह खां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां जो है करजन से बहुत प्रभावित थे और लोगों ने जो है बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया था, राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। लेकिन नवाब सलीमुल्लाह खां, सर आगा खां, ठीक है, और वकारुल मुल्क, इन लोगों ने जो है कुछ एक विशेष वर्ग को बंग विभाजन के समर्थन में उतार दिया था। मतलब इन्होंने बंगाल विभाजन की जो है बंगाल विभाजन के मामले में करजन का समर्थन किया था। करजन ने इन लोगों को प्रलोभन दिया था कि इसको अलग करके हम एक नए राष्ट्र के रूप में आप लोगों को समर्पित कर देंगे और स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। उसके चक्कर में जो है ये लोग पड़े हुए थे कि हो सकता है हमें एक नए राष्ट्र का मुखिया बना दिया जाए। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो है प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है। मुस्लिम लीग का संस्थापक पूछा जाए तो नवाब सलीमुल्लाह खां लिखना है, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आगा खां को बताना है। अगर सचिव पूछा जाए तो मोहसिन उल एक सेकंड में यहाँ पे सचिव पूछा जाता है तो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से इसका सचिव चुना गया था। और मुख्यालय अगर मुस्लिम लीग का पूछा जाए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका जो है लखनऊ में था। आगे मैं इसके विषय में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। अभी जो हमारा प्रश्न जो हमारा है, जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, उसी के अनुसार मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। और अगर इम्पॉर्टेंट विकल्प है तो उसके विषय में मैं भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। सर सैयद अहमद खां के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। सर सैयद अहमद खां जो है भारतीय मुस्लिम शिक्षा के बहुत प्रबल समर्थक है। उन्होंने जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की, बाद में जो है वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह अंग्रेजी सरकार के भी समर्थक, एक हिसाब से अंग्रेज़ों के समर्थक थे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है बिजनौर में, कहाँ पे, बिजनौर उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद मोहम्मद इकबाल जो है पहले के समय में जो है अगर देखा जाए तो अपने राजनीतिक कैरियर के प्रथम चरण में एक राष्ट्रवादी नेता थे। प्रश्न आता, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया था। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ठीक है, इन्हीं की रचना है, मोहम्मद इकबाल की ही रचना है। सर आगा खां के विषय में मैंने अभी आपको बता दिया कि इन्होंने जो सबसे पहले
पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नवाब सलीमुल्लाह खां जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ? तो पहला विकल्प 1844, दूसरा विकल्प 1835, तीसरा विकल्प 1833, चौथा विकल्प 1813। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी 1835। भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम कब लागू हुआ? 1835 में लागू हुआ, विलियम बेंटिक के समय में। विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। मैगालेक ने अपना जो सुझाव दिया था उसी के आधार बनाकर भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाने या अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रणाली में लागू किया गया, ठीक है। इसके पहले जो है 1833 ईस्वी दिया हुआ, तो 1833 ईस्वी और 1813 ईस्वी दोनों में जो है आपका एक्ट आया हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था। अगर शैक्षिक परिदेश में देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो है शिक्षा पे खर्च के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी, और इसी धनराशि को 1833 के चार्टर एक्ट में 10 लाख कर दिया गया, 10 लाख कर दिया था। और ये जो 1813 में 1 लाख रुपया प्रदान किया गया था शिक्षा के विकास के लिए, इसी के बाद में चूंकि उसका स्वरूप क्लियर नहीं था कि किस शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा, देसी शिक्षा, उर्दू शिक्षा, पर्शियन शिक्षा, जो भी था, ठीक है। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद इसी को लेकर हुआ था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद इसी को लेकर प्रारंभ हुआ था। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य एग्जाम से संबंधित वीडियो थी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर सभी मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया वे थे। यहाँ पे होना चाहिए था, थे हो गया है। पहला विकल्प हिंदू, दूसरा विकल्प सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी, तीसरा विकल्प भारतीय मुसलमान, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। ये ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी में अपना अमूल्य योगदान दिया, और मुख्य रूप से अमीर खुसरो का नाम आता है, तो इसे तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? तो पहला विकल्प अकबर, दूसरा विकल्प जहांगीर, तीसरा विकल्प शाहजहां, चौथा विकल्प औरंगजेब। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, शाहजहां के समय में जो है कई बार दुर्भिक्ष पड़ा, कई बार अकाल पड़ा, और ऐसी सिचुएशन में अपने नागरिकों के, अपनी जनता के कल्याण के लिए इसने कई योजनाएं चलाई और लोगों की मदद की। तो अकाल के समय अपनी जनता को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाला मुगल सम्राट शाहजहां था, क्योंकि इसी के समय में सबसे ज्यादा अकाल पड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? पहला विकल्प है बैनगंगा, दूसरा विकल्प कावेरी, तीसरा विकल्प तुंगभद्रा, चौथा विकल्प है कृष्णा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, तुंगभद्रा। विजयनगर किस नदी तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित था, और यह मध्यकाल का प्रथम हिंदू राज्य था। विजयनगर जो है मध्यकाल का प्रथम हिंदू राज्य था, प्रथम हिंदू राज्य था। आता है प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर में 1336 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना के बाद कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो सबसे पहले जो है संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, संगम वंश। इसके बाद आपका आता है सालू वंश, सालू वंश। तो संगम वंश का हम आपको समय भी बता देते हैं, एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ।
संगम वंश, ये 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था ये। इसके बाद सालू वंश है, सालू वंश, तो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक सबसे कम समय तक शासन किया था। इसके बाद तुलु वंश है, तुलु वंश ने 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद जो है तुलु के बाद अरबिंदो वंश था, अरबिडू वंश या अरबिंदो वंश कह सकते हैं। तो जो आपका तुलु वंश है वह जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजवंश था और इसके शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आगे हम लोग जो है, चूंकि अब सीरीज शुरू हो गई है तो विस्तार पूर्वक जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं आंसर बताता जाऊंगा। जहां जैसी आवश्यकता होगी उसको उसी प्रकार से मैं आपको व्याख्यायित करूंगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी तट पर स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन प्रसिद्ध था अपने, यहाँ पे आपने हो गया है, बलबन प्रसिद्ध था अपने। पहला विकल्प रक्त और लौह की नीति के लिए, दूसरा परोपकार के लिए, तीसरा संगीत प्रेम के लिए, चौथा दानी प्रकृति के लिए। तो हमारा सही आंसर है किसके लिए था? रक्त और लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में जो बलबन रक्त और लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। वह एक बहुत ही कठोर शासक था और इलबारी जात का तुर्क था। इलबारी जिस जात का इल्तुतमिश था, इलबारी जात का तुर्क था और उसका मूल नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो है बलबन का मूल नाम था और वह उलूग खां के नाम से प्रसिद्ध था। उलूग खां के नाम से प्रसिद्ध था। यह भी एक दास था जिसे इल्तुतमिश ने खरीदा था, लेकिन अपने योग्यता के बल पर जो है उसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पद को सुशोभित किया। ठीक है, और बलबन का शासनकाल अगर देख लीजिए आप तो 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक जो है बलबन ने शासन किया था। ठीक है, बहाउद्दीन या उलूग खां के नाम से भी प्रसिद्ध था, मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था। और यह सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत का स्पष्ट विश्लेषण किया। एक्चुअली जो है यह फारसी साम्राज्य से, पर्शियन से, ठीक है, काफ़ी प्रभावित था और उसने अपने दरबार में जो है ईरानी परंपराओं का अनुसरण किया। उसने अपने को अफरासियाब वंश का घोषित किया, जिससे लोगों में दैवत्व, उसके प्रति जो है दैवत्व की भावना महसूस लोग कर सकें कि राजा जो है एक प्रकार का देवता है। अफरासियाब वंश का अपने आप को चूंकि उसने बताया था और बहुत ही सख्त शासक था। वो अपने दरबार में वो कभी जो है अपने दरबार में भी वो जो है सामान्य रूप से लोगों से बातचीत नहीं करता था। और उसका एक स्टेटमेंट था, जब मैं किसी नीच जात के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी सिराएं फड़क जाती हैं और मेरा हाथ स्वतः म्यान पे चला जाता है, लगता है कि मैं अगले की गर्दन काट दूंगा। ठीक है, उसको सख्त क्यों कहा जाता है? रक्त और लौह की नीति के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने एक संगठन था तुर्काने चहलगानी, तुर्काने चहल या चहलगानी, ठीक है, मतलब 40 तुर्कों का या 40 सरदारों का एक समूह था जिसका गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और उसी तुर्काने चाहली का यह भी एक सदस्य था बलबन, और उसे मालूम था किस प्रकार से सरदार जो है अपने सुल्तान के प्रति जो है विद्वेष रखते हैं और प्रत्येक सरदार सुल्तान बनना चाहता है, वह हमेशा अवसर की तलाश में रहता है। इसलिए शासक बनते ही बलबन ने क्या किया? तुर्काने चहलगानी का विघटन कर दिया। ठीक है, जिससे सरदारों के पास जो भी शक्तियां थी वह खंडित हो गए और बलबन का जो है कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। जो भी उसके प्रतिद्वंदी थे उसको उसने मरवा दिया, इन केन प्रकारेण उनको समाप्त कर दिया। एक प्रश्न आता है नियाबते खुदाई। नियाबते थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है व्याख्या,
तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट व्याख्या मैं आपको बताते चलता हूँ। नियाबते खुदाई मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। किसकी उपाधि थी? बलबन की उपाधि थी। कौन सी? नियाबते खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही किसको उपाधि थी? जिल्ले इलाही बलबन की उपाधि थी। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, तो नियाबते खुदाई मतलब प्रतिनिधि होता है, और जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। मतलब जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर ने उसे शासन करने के लिए भेजा है, और किसी भी सरदार को इसके विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और एक प्रश्न आता है कि बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उसका विवरण कहाँ पे, जो उसको वसीयत या वसाया कहते हैं, तो किसका विवरण कहाँ पे प्राप्त होता है? तो बलबन के राजत्व सिद्धांत की पूरी जानकारी जो है वह बर्नी का नाम, आपने जियाउद्दीन बर्नी का नाम सुना होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने एक संकलन किया जिसको उसने वसाया नाम दिया है, वसाया। तो जियाउद्दीन बर्नी के संकलन वसाया या वसीयतनामा में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, एक प्रश्न बलबन से ही संबंधित आता है, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस, सिजदा क्या है, पाबोस क्या है? बलबन ने, ये सब ईरानी परंपराएं थे और अपने दरबार में बलबन ने इसे लागू किया था। तो सिजदा जो होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, मतलब सुल्तान के चरणों में दंडवत लेट जाना। बिल्कुल जिस प्रकार से व्यक्ति मंदिर में देवता के सम्मुख लेट जाता है, उसी प्रकार से उसके सरदार भूमि पर लेटकर जो इसका अभिवादन करते थे उसे सिजदा कहा जाता था। और पाबोस होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना पाबोस होता था। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने लागू की? बलबन ने अपने दरबार में लागू किया था। सभी परंपराएं मैंने आपको बता दिया ईरानी परंपराएं थी। ठीक है, और सुल्तान नासरुद्दीन बलबन के पहले जो शासक था उसका नाम था सुल्तान नासरुद्दीन, सुल्तान नासरुद्दीन। इससे अपनी बेटी का शादी, इसने विवाह भी किया था। और इनके बाद जो है लोग कहते हैं सुल्तान नासरुद्दीन को बलबन ने जहर दे के मार दिया। ठीक है, जो भी रहा हो उस समय। तो उसके बाद बलबन सल्तनत का शासक हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? सबसे पहले भारत में व्यापारिक संबंधों के लिए कौन आया? तो पहला विकल्प है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है ब्रिटिश। तो हमारा सही आंसर है पहला विकल्प पुर्तगाली। सबसे पहले व्यापार के दृष्टि से भारत में कौन आया? पुर्तगाली आए। ठीक, पुर्तगाली आए थे 1498 में। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। तो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 को जो है कालीकट तट पर आया था। और उसमें जो कालीकट का शासक था जमोरिन, यह भी प्रश्न आता है, जमोरिन ने उसका क्या किया था? तो स्वागत किया था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और उसे कुछ उपहार भी दिया था। तो सबसे पहले कौन आया 1498 में? पुर्तगाली आए। उसके बाद डच आए। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर दिया होगा डच आए। डच कब आए? डच लगभग 1595-96 में डच आए। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में बनाई थी। कहाँ पे? कोचीन में। और डचों ने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में, या मुसलीपट्टनम भी कहते हैं, मछलीपट्टनम में अपनी बनाई थी। इसके बाद डचों के बाद आए अंग्रेज। कौन आया? ब्रिटिश आए। अंग्रेज आए लगभग 1599-1600 में। ठीक, और इन्होंने जो है सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई 1611 में, और 1613 में अपनी अस्थाई कोठी सूरत में बनाई। कहाँ पे? सूरत में बनाई। इसके बाद जो है भारत में डैन आए 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। और ट्रैंकूवर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, ट्रैंकूवर में अपना
मुख्यालय बनाया। और फ्रांसीसी जो है सबसे बाद में आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में भारत आए थे और सूरत में अपनी पहली कोठी बनाए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासन काल में तनुशील से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया? पहला विकल्प तीसरे, दूसरा विकल्प चौथे, तीसरा विकल्प पांचवें और चौथा विकल्प छठवें। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पांचवें। खारवेल ने जो है अपने राज्यारोहण के 5वें साल तनुशील से अपनी राजधानी तक एक नहर थी उसका पुनर्निर्माण करवाया। और इस नहर का निर्माण जो है नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने करवाया था। खारवेल एक ऐसा शासक है जिसके विषय में केवल जानकारी का मुख्य स्रोत उसका अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख आता है, प्रश्न किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से। खारवेल कहाँ का शासक था? तो कलिंग नरेश खारवेल कहा जाता, कलिंग शासक था। और यह चेद वंशी शासक था। किस वंश का था? यह चेद वंशी शासक था, या कहीं कहीं पे महामेघवाहन भी कहा जाता है। महामेघवाहन वंश का शासक था। और इसके विषय में जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें उसके 13 वर्षों, उसके राज्यारोहण से लेकर 13 वर्षों तक का इतिहास वर्णित है। 13 वर्षों तक की घटनाएं वर्णित है और प्रत्येक वर्ष का कालानुक्रम उन्होंने विवरण दिया है। एक प्रश्न आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में रचित है? तो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में। और खारवेल जो किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ 5वें वर्ष की जो इसकी घटना थी, चूंकि हमारा प्रश्न है। तो 5वें वर्ष में नंदराज द्वारा जो है, नंदराज मतलब महापद्मनंद ने 300 वर्ष पूर्व एक नहर का उत्खनन करवाया था। और खारवेल ने उस नहर जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी उसका पुनरुद्धार कराते हुए अपने राजधानी तक उसका विस्तार कराया। खारवेल के विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन खारवेल और उसके अभिलेख के विषय में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उसके विषय में एक एक वर्षों का उसका जो है कार्यकाल आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो हमारा विकल्प ए है तीसरा। तो खारवेल के तीसरे वर्ष में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो खारवेल जो है तीसरे वर्ष जो उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि अपने साम्राज्य में है विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के जो है कार्यक्रम करवाए थे। चौथे वर्ष में क्या घटित हुआ? तो चौथे वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत में रठिकों एवं भोजों को परास्त किया था और उनकी राजचिन्ह तथा संपत्ति छीनकर अपने चरणों में उनसे वंदना करवाया था। ठीक है, विकल्प डी है छठवां। तो खारवेल के 6वें वर्ष में जो है उसने अपने प्रजा के लिए जो है लगभग 1 लाख मुद्राएं खर्च के प्रजा के जीर्णोद्धार के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया था और प्रजा के सभी करों को माफ कर दिया था। मैं अलग से इसको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? तो पहला विकल्प है विशाखापट्टनम का दक्षिणी समुद्री तटवर्ती क्षेत्र। दूसरा विकल्प है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्टूर। तीसरा विकल्प है उत्तरी अर्काट जनपद में स्थित कोट्टलूर। और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित पलक्कड़। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्टूर। ठीक है, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्टूर जो है आपका प्रयाग प्रशस्त में वर्णित कोट्टूर है। अब हम आपको प्रयाग प्रशस्त के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रयाग प्रशस्त क्या है। तो प्रयाग प्रशस्त जो है एक गाथा है
और इसमें किस सम्राट से, ठीक है, संबंधित है, तो यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त का एक महासंध विग्राहिक था, मंत्री था, जो और शांति का महासंध विग्राहिक कहा जाता है उसे। हरिसेन नाम था उसका, हरिसेन। तो हरिसेन ने जो है इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अवस्थित है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो है विशद विवेचन मिलता है, लेकिन क्रमबद्ध से नहीं मिलता। जिस प्रकार से खारवेल के हाथी गुम्फा में घटनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है, उस प्रकार से जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो है क्रमबद्ध विवरण हमें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उसके विषय में विशद विवरण हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो समुद्रगुप्त ने जो उत्तरापथ की विजय की थी, दक्षिणापथ की विजय की थी, उसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दक्षिणापथ, समुद्रगुप्त का जो दक्षिणापथ की जो विजय थी उसमें कुल 12 राज्यों को उसने विजित किया था, कुल 12 राज्यों को विजित किया था। और बाद में उन 12 राज्यों को जीत कर उसने क्या किया, उन राज्यों को कर लेकर छोड़ दिया, मतलब वह स्वतंत्र शासक के रूप में फिर से कार्य करने लगे। तो समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह। पहले ग्रहण किया, फिर अनुग्रह प्रदान कर दिया। पहले अपने राज्य में उसका सीमा विस्तार किया, उनको विजित किया, फिर उनको जो है स्वतंत्र शासक की बात व्यवहार करने की अनुमति प्रदान किया। अब जो है आपका 12 राज्य जो है दक्षिण भारत के, जो दक्षिणापथ की विजय है, इसका विवरण जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में मिलता है। 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में हमें इसका विवरण प्राप्त होता है। तो उसमें आता है कोटूर के स्वामीदत्त, कोटूर के स्वामीदत्त का उल्लेख आता है। तो इस कोटूर की पहचान कहाँ से की गई है? ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोटूर से की गई है। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, मध्य पाषाणिक संस्कृत के उपकरण हैं लघु पाषाण उपकरण, जिसे हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। माइक्रोलिथ काफ़ी बार जो है यह प्रश्न पूछा गया, माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, मतलब लघु पाषाण उपकरण है। जैसे सभ्यता का विकास हुआ, समय में परिवर्तन हुआ, तो जो आदि मानव थे वो पहले बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो है छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाना प्रारंभ किया और छोटे छोटे पशुओं का शिकार करना प्रारंभ किया, क्योंकि बड़े बड़े पशुओं का शिकार करने में उन्हें बहुत बड़े समूह की आवश्यकता होती थी। तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि हम छोटे पशुओं का ही शिकार करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते, इसलिए उन्होंने छोटे पत्थरों के उपकरण बनाना शुरू किया। तो जो माइक्रोलिथ होते थे 1 से 8 सेंटीमीटर तक पाए गए हैं, 8 से 8 सेंटीमीटर तक बड़े पाए गए हैं। इसमें ब्लेड है, आपका ब्लेड है, क्रोड है, नवचंद्राकार है, ठीक है, ये सब जो है मुख्य औजार थे। अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है, कुछ प्रमुख स्थल का नाम बागोर दे दिया जाता है, जहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बागोर, आदमगढ़, इन दोनों स्थलों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दमदमा है, सराय नाहर है, ठीक है, लगनाज है, बीरभानपुर है, भीमबेटका, ये सब प्रमुख जो है मध्य पाषाणिक स्थल हैं। आगे हम लोग देखते हैं, पहला विकल्प है निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृत। तो हम लोगों को मालूम है कि पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। किस काल को? पुरा पाषाण काल को। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसमें पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग होता था और क्वार्टजाइट नामक पत्थर यूज किया जाता था। औजारों को बनाने के लिए क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता था। और इस संस्कृत के जो प्रमुख औजार थे
उसको चापर चापिंग पेबुल, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृत। पेबुल एक पत्थर के जो है छोटे छोटे टुकड़े होते थे जो नदियों में घिसकर चिकने और सपाट हो जाते थे, तो उनसे जो औजार बनाए जाते थे चापर चापिंग, तो इसलिए चापर चापिंग पेबुल संस्कृत कहते हैं इसको। हैंडेक्स कल्चर कहा जाता है, सोहन कल्चर भी कहा जाता है, सोहन संस्कृत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृत है, तो मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृत में जो क्वार्टजाइट पत्थर थे उसके स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इस काल में जो है प्रमुख औजार जो फलक था, फलक, इसलिए जो है मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृत को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार जो है प्रश्न आया गया फलक संस्कृत, तो फलक संस्कृत से किसका संबंध है? मध्य पुरा पाषाण काल से। इसके बाद आपका आता है उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृत। उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृत, तो उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृत में ब्लेड और ब्यूरिन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। दो उपकरण ब्लेड एवं ब्यूरिन यह महत्वपूर्ण उपकरण थे, और कहीं कहीं पे जो है अस्थि उपकरणों का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अस्थि उपकरणों का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो पहला विकल्प है कुत्ता, और दो बैलों के, यहाँ पे के होना चाहिए था, के रथ पर सवार खड़ा रथी गलत है। दूसरा विकल्प है बैल, हाथी, गैंडा और दो घोड़ों का रथ, ये भी गलत है। विकल्प सी है घोड़ा, कुत्ता, हाथी, ये भी गलत है, कुत्ता नहीं है। विकल्प डी है हाथी, गैंडा, भैंसा और दो बैलों के रथ पर खड़ा सवार रथी, यह हमारा सही है। दैमाबाद जो अगर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था, और यह एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल था। यह एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल था जो जोरवे संस्कृत से संबंधित था। जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल भी था। तो यहाँ से कुल तांबे की 4 वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं जो मुख्य हैं। यह है दो बैलों के रथ पर खड़ा रथी, मतलब आपको यहाँ से जो है रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, और आपको जो है हाथी प्राप्त हुआ है, गैंडा प्राप्त हुआ है और भैंसा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प सामवेद, तीसरा विकल्प यजुर्वेद, चौथा विकल्प अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पे इस प्रश्न से एक हमारी मेमोरी में एक चीज़ आ जाता है कि यह प्रश्न मैं कभी नहीं सही कर पाया हूँ। यह प्रश्न मैं कभी नहीं सही कर पाता हूँ, बार बार जो मैं इसको, मुझे मालूम है फिर भी मैं इसको जो है शतपथ ब्राह्मण को सामवेद लगा के चला आता हूँ। शतपथ ब्राह्मण को सामवेद लगा देता हूँ, जबकि किससे संबंधित है? यह यजुर्वेद से संबंधित है। आप लोगों को मैंने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैं लगभग 10-12 वीडियो डाला हूँ। उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि प्रत्येक वेद के अपने अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद होते थे, और उनमें विभिन्न घटनाओं का वर्णन होता था जो कि गद्य शैली में रचित होते थे। तो जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक भी कभी कभी नेट की एग्जाम में पूछा गया, इसका लेखक कौन था? तो याज्ञवल्क्य इसके लेखक थे। शतपथ ब्राह्मण का लेखक याज्ञवल्क्य थे। आता मैं आपको कुछ इसमें घटनाएं बता देता हूँ। जल प्लावन की घटना, समय थोड़ा सा लग रहा है लेकिन धैर्य बनाए रखिए। जल प्लावन की कथा या घटना, ठीक है, जल प्लावन की कथा किसमें वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का
सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में। पुरूरवा उर्वशी आख्यान शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। राम कथा का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम कथा का विवरण शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। अश्विन कुमारों द्वारा जो है च्यवन ऋषि को दिया गया वरदान, किसके द्वारा? अश्विन कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को दिया गया वरदान का विवरण किसमें प्राप्त होता है? हमारे शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण हमारा जो है यजुर्वेद से संबंधित है। वो भी यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। तो यह आपका जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और अगर कृष्ण यजुर्वेद से देखा जाए तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण संबंधित किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगर देखा जाए तो पहला जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। ऐतरेय एवं कौशितकी या कौशितकी लिखा जाता है, ठीक है। ऐतरेय के संकलन, जो ऐतरेय ब्राह्मण उसके संकलनकर्ता जो है महिदास थे। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलन कर्ता महिदास थे। उनकी माता का नाम इतरा था। तो इतरा के पुत्र होने के कारण जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय कहलाया, ठीक है। इसमें जो है सोम यज्ञ का काफ़ी बार यह प्रश्न आया है। सोम यज्ञ का विस्तृत विवरण कहाँ पे प्राप्त होता है? ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। राज्याभिषेक के विभिन्न नियमों का विवरण कहाँ पे प्राप्त होता है? राज्याभिषेक के आपके ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। एक है सुनहसेप आख्यान। सुनहसेप आख्यान का विवरण कहाँ पे प्राप्त होता है? ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा विकल्प बी है सामवेद। तो सामवेद के तांड और जैमिनी दो प्रमुख ब्राह्मण हैं। तांड एवं जैमिनी, तांड एवं जैमिनी जो है इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो तांड ब्राह्मण है आपका, तांड ब्राह्मण ग्रंथ, यह जो है बहुत बड़ा है और इसे महाब्राह्मण कहा जाता है। महाब्राह्मण कहा जाता है। इसमें 25 अध्याय हैं, इसलिए इसको पंचविंश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा जैमिनी है उसमें याज्ञिक कर्मकांडों का, जैमिनी में क्या है? याज्ञिक कर्मकांडों का विवरण प्राप्त होता है। याज्ञिक कर्मकांडों का विवरण प्राप्त होता है। और विकल्प डी है, एक सेकंड, अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है राखीगढ़ी, तीसरा विकल्प है बनवाली, चौथा विकल्प है धौलावीरा। तो हमारा सही आंसर है मिट्टी के हल का नमूना कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त होता है। एक प्रश्न आता है मिट्टी का बना रथ, वो हल नहीं रथ होता है, तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का रथ देखते हैं तो उसको बनवाली ही लगा देते हैं। अगर मिट्टी से बना हल की जगह मिट्टी से बना रथ आ जाए तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ। तो बनवाली कहाँ पे अवस्थित है? हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन जो है आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है इस स्थल का उत्खनन 1973-74 में किया गया था। और यह प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, मतलब यहाँ से सैंधव सभ्यता के तीनों चरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे सौदागर का आवास प्राप्त हुआ है। सौदागर आता है प्रश्न, सौदागर का आवास कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बनवाली से। जौहरी का आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो दुर्ग और निचला नगर है वह एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। सामान्य तौर पे जो है अलग अलग प्राचीर से घिरे होते थे, लेकिन यहाँ का दुर्ग और निचला नगर एक ही दीवार से घिरा था। यहाँ तारांकित सड़कें पूछा जाता है। तारांकित सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो तारांकित सड़कें जो है बनवाली से प्राप्त हुई हैं। धावन पात्र मतलब
वाश बेसिन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वाश बेसिन या धावन पात्र के साक्ष्य जो है आपके बनावली से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लघुनारी मृणमूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लाजवर्थ और कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जौ के दाने और उन्नत जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, मतलब अच्छी किस्म के जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था, बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, और बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए है हमारा कालीबंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने 1951 में किया था। और उत्खनन जो है बीबी लाल ने, उत्खनन जो है बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल अभी हाल ही में चर्चा में थे। तो अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि इन्हें किस पुरस्कार से जो है 2021 में सम्मानित किया गया। बीबी लाल और वी के थापर ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था 1960-61 में। 1961 में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। और यहाँ पे जो है सुरक्षा दीवार जो होती थी, ठीक है, तो चारों तरफ जो है निचले नगर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार के घेरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जूते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक ही खेत में 2 फसलों को उगाने जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कच्ची भवन या कच्ची ईंटों से निर्मित भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक नालियों का अभाव प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सार्वजनिक नालियों का अभाव महत्वपूर्ण है, यह सार्वजनिक नालियों का अभाव है यहाँ पे कालीबंगा में, ठीक है। लकड़ी के नाली का आप प्रश्न आता, लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। अग्निवेदिका तो बनावली और लोथल और कालीबंगा तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। पढ़ के यहाँ की जो अंडाकार कब्रें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अंडाकार कब्रें जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई। शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, उसमें 6 छेद हैं, जिससे ये लोग अनुमान लगाते हैं कि कालीबंगा में जो है सर्जरी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद विकल्प भी है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित एक प्रमुख सैंधव स्थल है और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। और इसको माना जा रहा है कि पूरे देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल जो है लगभग 550 हेक्टेयर में बसा हुआ राखीगढ़ी है। पूरे सैंधव सभ्यता में अब तक जो मोहनजोदड़ो था, भविष्य में इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। इसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में 1969 में सूरजभान ने किया था, ठीक है। और बाद में अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन कार्य 1997 से 2000 के मध्य करवाया गया। विकल्प डी है धौलावीरा। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुओं का, वो सफ़ेद धौला का होता है, वीरा का अर्थ होता है कुआं, मतलब सफ़ेद कुओं का स्थान, और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और 1967-68 में इसकी खोज हुई थी जेपी जोशी के द्वारा। जेपी जोशी के द्वारा जो है इसका उत्खनन खोज हुई थी। और उत्खनन कार्य अगर धौलावीरा का पूछा जाए तो 1990-91 में हुआ था आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आर.एस. बिष्ट ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। उन्नत जल प्रबंधन की यहाँ पे व्यवस्था थी। प्रश्न आता उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था किस सैंधव स्थल पे था? तो धौलावीरा से था। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ धौलावीरा। पालिशदार श्वेतखंड के साथ धौलावीरा, ठीक है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कौन सा सैंधव स्थल 3 भागों में विभक्त था? दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा, ठीक है। यह सब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण, नहीं एक सेकंड, प्रश्न थोड़ा सा कुछ अटपटा लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा को लोगों का मन का निर्माण करने का, हड़प्पा के लोगों का होगा, हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण पत्र देता है? पहला विकल्प है बालाकोट, दूसरा विकल्प है कोट दीजी, तीसरा विकल्प है चन्नूदड़ो, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है।
जिसको हम आज के समय में बलूचिस्तान कह रहे हैं, बलूचिस्तान में अवस्थित है। और इसकी खोज जो है एन.जी. मजूमदार ने किया था। खोज एन.जी. मजूमदार ने किया था। और उत्खनन जो है अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया गया था। और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना और भट्ठी की खोज हुई है। यह एक बेसिकली औद्योगिक नगर था। और यहाँ यह ऐसा नगर था जहाँ पे किलाबंदी नहीं है, मतलब किलाबंदी का अभाव, यहाँ पे किलेबंदी का अभाव। कहाँ पे? चन्हू-दड़ो में किलेबंदी का अभाव है। बक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुए हैं। झूकर झांगर संस्कृत का विकास? चन्हू-दड़ो। लिपस्टिक के साक्ष्य? चन्हू-दड़ो। और चन्हू-दड़ो एक एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया है। मतलब पकी मिट्टी की नालियों की व्यवस्था कहाँ पे थी? चन्हू-दड़ो में थी। ठीक है। पहला विकल्प है बालाकोट। बालाकोट एक बंदरगाह नगर था और बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज एफ डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया था 1979-80 में, 79 से शायद 84 के मध्य करवाया था। और यहाँ से प्राक और विकसित सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहाँ का जो सीप उद्योग प्रसिद्ध था, सीप उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध था। इसके बाद विकल्प भी है कोटदीजी। कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है। यह जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। और इसकी खोज जो है देखा जाए तो 1935 में धुर्वे ने किया था। 1935 में धुर्वे महोदय ने किया था। और उत्खनन कार्य जो है फजल अहमद खां ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? पहला विकल्प है परगृहिता, दूसरा विकल्प परिणीता, तीसरा विकल्प पुनर्भू, चौथा विकल्प निमेषिका। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पुनर्भू। विधवा विवाह को जो है प्राचीन काल में विधवा विवाह को पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। तो हमारा सही आंसर है पुनर्भू। परगृहिता मतलब अपने पति का घर छोड़कर दूसरे के घर को चली जाने स्त्री को परगृहिता कहा जाता है। परिणीता जो है स्त्री को कहा जाता है। और निमेषिका जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? पहला विकल्प है मेगास्थनीज, दूसरा विकल्प है डेमेट्रियस, तीसरा विकल्प है हेलियोडोरस, चौथा विकल्प है मिनेंडर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, हेलियोडोरस। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? हेलियोडोरस था। और हेलियोडोरस जो है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। बेसिकली जो है यह यूनानी शासक एंटियालकिड्स का जो है राजदूत था। और उसने जो है भागभद्र के दरबार में जो है हेलियोडोरस को भेजा था। और हेलियोडोरस जो है आपका विदिशा के पास जो है एक स्थान है बेसनगर, जिसको आप भिलसा कह सकते हो। ठीक है। तो बेसनगर में एक गरुण स्तंभ की स्थापना करवाया था। यहाँ पे उसने एक गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। और उसने जो है उसमें साक्ष्य मिलता है कि इसने भागवत वासुदेव की उपासना की थी और वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। विकल्प है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के विषय में आप लोगों को मालूम है, इंडिका का लेखक है। सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है। डेमेट्रियस जो है बैक्ट्रिया का यवन शासक था। कहाँ का? बैक्ट्रिया का यवन शासक था। और जो पुष्यमित्र शुंग के समय जो यवन आक्रमण हुआ था उसमें माना जाता है कि उस यवन आक्रमण का नेता यही डेमेट्रियस था। यही
डेमेट्रियस था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योग सूत्र का रचयिता है? योग सूत्र को नहीं, योग सूत्र का रचयिता है। तो पहला विकल्प है पाणिनि, दूसरा विकल्प है वशिष्ठ, तीसरा विकल्प है पतंजल, चौथा विकल्प है बौधायन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, पतंजल ने जो है महाभाष्य और योग सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है, पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है। वशिष्ठ ने जो है वशिष्ठ ने सूत्रों पे अपना जो है ग्रंथ लिखा है, बौधायन सूत्र जो है प्रसिद्ध है इनकी रचना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? पहला विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा विकल्प है फ्रांसिस डे, तीसरा विकल्प है जेराल्ड अंजियर, चौथा विकल्प है जॉब चार्नॉक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, जॉब चार्नॉक ने जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने किया था। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर। फ्रांसिस डे कौन था? फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, मद्रास की स्थापना की थी। जेराल्ड अंजियर, इसने जो है मुंबई की स्थापना की थी, मुंबई की स्थापना की थी। ठीक है, यह महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? पहला विकल्प अरब में, दूसरा विकल्प टर्की में, तीसरा विकल्प ईरान में और चौथा विकल्प है इराक में। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, बहावी संप्रदाय का जो उद्भव कहाँ पे हुआ था? अब्दुल बहाव के द्वारा अरब में हुआ था। और भारत में जो है एक बहावी आंदोलन चला था, भारत में भी एक बहावी आंदोलन चला था इस्लाम धर्म में हो रहे सुधारों के विरोध में। और यह जो है सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया था बहावी आंदोलन। ठीक है, तो बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ पे हुआ है? अरब में हुआ है, अब्दुल बहाव के द्वारा। या इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल बहाव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बंगाल टेनेक्सी एक्ट, दूसरा विकल्प है इल्बर्ट बिल, तीसरा विकल्प है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, चौथा है रॉयल टाइटल्स एक्ट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बंगाल टेनेक्सी एक्ट। बंगाल टेनेक्सी एक्ट के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो बंगाल टेनेक्सी एक्ट मतलब बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम यह 1885 का है। कब का है? 1885 का है। हमने आपको बताया था 1873 से 76 के मध्य में जो पावना विद्रोह हुआ था, उसी के पश्चात बंगाल टेनेक्सी एक्ट जो है गठन किया गया था, या इस एक्ट को जो है लाया गया था। ठीक है, तो बंगाल इसमें जो है काश्तकारों के या किसानों के हितों का ध्यान दिया गया था। 1825 में है विकल्प बी है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883-84 है। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय में इस बिल को पेश किया गया था। और इसके तहत जो है भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया था, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने काफ़ी विरोध किया यूरोपियों ने इस बिल का, जिसके कारण लॉर्ड रिपन ने जो है समय से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, विकल्प से है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, इसका समय क्या है? 1878 है, जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और लॉर्ड लिटन के समय में यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों के छपने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। प्रश्न आता है, मुंह बंद करने वाला या गला घोंटू अधिनियम किसे कहा जाता है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ही गला घोंटू या मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। और एक पायनियर समाचार पत्र था जिसने इसका समर्थन किया था। बाद में लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद विकल्प डी है रॉयल टाइटल्स एक्ट। रॉयल टाइटल्स एक्ट मतलब राजकीय उपाधि अधिनियम। तो यह 1876 में लॉर्ड लिटन के समय में जो है यह जो है अधिनियम आया था। और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो हम क्रम मिला लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले इसमें आपका आ रहा है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876।
ठीक। वर्नाक्यूलर टैक्स 1878, 1883 और 1885। तो आपका क्रम होगा DCBA। DCBA, तो देखिए विकल्प बी आपका सही आंसर है। DCBA आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 1931 में निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया। पहला विकल्प है समाचार पत्र आपत्तिजनक विषयक अधिनियम, समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम, ठीक है। दूसरा है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। तीसरा है अनुज्ञप्ति अधिनियम। चौथा विकल्प है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो हमारा सही आंसर है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिनियम 1931 का है ना। हाँ, 1931 का है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। इस अधिनियम में जो है जो 1910 का जो प्रेस एक्ट था उसको पुनः लागू कर दिया गया और प्रांतीय जो सरकारें थी उनको विशेष अधिकार प्रदान किया गया, किसके, समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी सही आंसर है। विकल्प ए है हमारा समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। तो 1951 में यह अधिनियम पारित हुआ था जब भारत स्वतंत्र हो गया था। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए उससे संबंधित इसमें प्रावधान किए गए थे। विकल्प सी है अनुज्ञप्ति नियम। तो अनुज्ञप्ति नियम जो है आपका 1823 ईस्वी में पारित हुआ था। जॉन एडम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन एडम्स के समय में यह पारित हुआ था और उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर अनुज्ञप्ति नियम के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हमारा अगला है विकल्प समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम जो है 1799 का है। बेलेजली के समय में बेलेजली ने जो सेंसरशिप एक्ट लागू किया था उससे यह संबंधित है कि जो भी समाचार पत्रों की सामग्रियां होती हैं, छपने वाली सामग्रियां होती हैं, उसको प्री सेंसरशिप के लिए भेजना पड़ता था। तो हमारा प्रश्न 23 का आंसर आपका है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहला विकल्प है भारतीय स्वतंत्रता समिति, दूसरा विकल्प है भारतीय गणतंत्र सेना, तीसरा विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय सेना, चौथा विकल्प है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हमारा सही आंसर है विकल्प डी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से गदर पार्टी को जाना जाता था, जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को इसका गठन हुआ था। अगर इसका संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसके संस्थापक हैं। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है इसके अध्यक्ष हैं। और बाद में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन इन लोगों के द्वारा किया गया। और जो प्रथम अंक छपा था वह पख्तूनी भाषा में छपा था। लगभग सभी भाषाओं में गदर का प्रकाशन हुआ, लेकिन जो पहला अंक था वह पख्तूनी भाषा में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा भारतीय गणतंत्र सेना से कोई मतलब नहीं, भारतीय राष्ट्रीय सेना। और पहला विकल्प है भारतीय स्वतंत्रता समिति। भारतीय स्वतंत्रता समिति भी लाला हरदयाल से ही संबंधित है। लाला हरदयाल से संबंधित है। लाला हरदयाल को 1914 में जो है अमेरिका में जब उनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो उनको अमेरिका छोड़ने के लिए 1914 में बाध्य होना पड़ा। तो यहाँ से भाग कर चले गए जर्मनी और उन्होंने 1916 में वहाँ पर बर्लिन में जो है भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसके बाद विकल्प सी है भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के विषय में आपको जानकारी होगा कि इसका गठन जो है 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। जो कि विचार अगर कभी कभी पूछा जाता है तो ज्ञानी पीतन सिंह और मेजर फौजियारा का वह विचार था। और 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई
1943 को जो है रास बिहारी बोस ने जो है इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज। अगर आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तब तो आज आपका आएगा 4 जुलाई 1943, नहीं तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला विकल्प है सतारा षड्यंत्र केस, दूसरा विकल्प है कानपुर षड्यंत्र केस, तीसरा विकल्प है पेशावर षड्यंत्र केस, चौथा विकल्प है अलीपुर षड्यंत्र केस। तो हमारा जो है क्रम मिलाना है, तो देखते हैं सबसे पहले सतारा षड्यंत्र केस। तो सतारा षड्यंत्र केस जो है 1910 में हुआ था, 1910 में, ठीक। इसके बाद जो है विकल्प भी है कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। तो आपका जो कानपुर षड्यंत्र केस है यह मुझे लगता है हाँ 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। विकल्प सी है पेशावर षड्यंत्र केस, तो पेशावर षड्यंत्र केस जो है 1922 में हुआ था। विकल्प डी है अलीपुर षड्यंत्र केस, तो अलीपुर षड्यंत्र केस तो बहुत पहले हुआ था 1908 में। हमें क्रम लगाना है कि किस क्रम में जो है तो सबसे पहले आपका विकल्प डी आ जाएगा, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस। उसके बाद जो है विकल्प ए आ जाएगा सतारा षड्यंत्र केस। उसके बाद जो है विकल्प सी आ जाएगा पेशावर षड्यंत्र केस 1922, और सबसे लास्ट में आपका आएगा बी। तो डी ए सी बी आपका सही आंसर होगा, डी ए सी बी। तो इसमें डी ए सी बी कोई आंसर नहीं है। एक बार हम लोग फिर से मिलान कर लेते हैं। सतारा षड्यंत्र केस 1910, सतारा षड्यंत्र केस 1910, ठीक है। और कानपुर 1924, पेशावर 1922 और अलीपुर 1908। तो सबसे पहले है देखिए आपका डी आएगा, सबसे पहले डी आएगा, ठीक। उसके बाद जो है ए आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा, फिर डी ए सी बी ही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ तो आप एक बार इसको आप सही कर लीजिएगा। आंसर में चारों विकल्प गलत हैं, डी ए सी बी आपका सही आंसर होगा। हो सकता है मुझसे टाइप करने में आंसर गलती हो गई हो, तो एक बार इसको आप सही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो है 1908 में हुआ था और इसमें 34 व्यक्तियों को, इस केस में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। और यही मुकदमा जो है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसमें वारिंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों भाइयों को जो है उनकी मुख्य भूमिका मानी गई थी। वारिंद्र घोष को तो आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त हुई, लेकिन अरविंद घोष को जो है साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया था। और अरविंद घोष का बचाव जो है चित्तरंजन दास ने किया था। मतलब अरविंद घोष के वकील कौन थे? चित्तरंजन दास थे। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। तो हमारा अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया। इसके बाद देख लेते हैं पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस जो 1922 में हुआ था, यह जो एम.एन. राय हैं, इन्होंने रूस से 10 व्यक्तियों को यहाँ पे जो है भेजा था, भारत में भेजा था साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। और ब्रिटिश शासन को इसकी भनक लग गई और उन्होंने जो है उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमे चलाए। तो कुल चूँकि 4 लोग उपलब्ध थे तो 4 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको जो है 4-4 वर्ष की सज़ा हुई, ठीक है। और आरोप लगाया था ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने की साजिश। इसमें जो है अब्दुल कादिर नामक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल कादिर नामक व्यक्ति ने जो है अभियुक्तों का केस लड़ा था। विकल्प भी है कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस या षड्यंत्र केस। तो इसमें जो है आरोप लगाया गया था भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना और ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने की साजिश 21 फरवरी 1944 को, 21 फरवरी 1924 को जो है 44 शायद मैंने बोल दिया था, तो इसका मुकदमा चला। और जो है इसमें एम.एन. राय थे, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, श्रृंगारवेल चेट्टियार, इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया।
और 4 व्यक्तियों को जो है अदालत में दोषी पाया गया। नलिनी गुप्ता, उस्मानी डांगे और मुजफ्फर को 4-4 वर्ष की इनको सजा हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो पहला विकल्प है 8 मंत्री, दूसरा विकल्प है 8 महान सेनापति, तीसरा विकल्प है 8 परामर्शदाता, चौथा विकल्प है 8 तेलुगु कवि। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवियों को जो है अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय अपने विद्या, प्रेम और संगीत के लिए जो है प्रसिद्ध हैं और इनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। आंध्र भोज, किसको? आंध्र भोज किसकी उपाधि थी? कृष्णदेवराज की। अभिनव भोज अगर आ जाए तो अभिनव भोज भी इनकी उपाधि थी और इनको जो है आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, आंध्र साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, कृष्णदेव राय के समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसमें जो है कुल 8 तेलुगु के जो प्रसिद्ध कवि थे उनका नाम एक बार मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अल्लासीन, ठीक है, पेडन्ना, थोड़ा सा नाम जो है अल्लासीन पेडम्मा या अल्लासीन पेडन्ना, निम्मन मजबूत जिसको बोलते हैं निम्मन भट्ट मूर्ति तीसरे हैं, चौथे हैं धुरजट, ठीक, पांचवें आपके हैं मल्लन रामचंद्र, छठे हैं रामचंद्र और सातवें हैं जंगली सूरन और आठवें आपके जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं तेनाली रामकृष्ण को जो विजयनगर का बीरबल कहा जाता है। यह 8 कवि थे और पेडन्ना को इसमें जो है, जो पेडन्ना था उसे तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। मनुचरितम नामक ग्रंथ का उसने जो है लेखन किया था। और पांडुरंग महात्म्य के लेखक का नाम पूछा जाता है। पांडुरंग महात्म्य के लेखक का नाम पूछा जाता है तो तेनाली रामकृष्ण ही पांडुरंग महात्म्य के लेखक है। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है त्रिपुरा, दूसरा विकल्प है पुणे, तीसरा विकल्प है केरल, चौथा विकल्प है मैमनसिंह। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल के मालाबार तट पर हुआ था और वहाँ पे ज़्यादातर जो मोपला थे, कुसान थे, मोपला किसान व मुसलमान थे, ठीक है। और वहाँ के जो जमींदार थे वो नंबूदरी ब्राह्मण थे जो कि काफ़ी पाखंडी और परंपरावादी ब्राह्मण थे। तो उनके शोषण के खिलाफ जो है जो आपका मोपला विद्रोह हुआ था और सबसे प्रसिद्ध मोपला विद्रोह तो 1921 में हुआ था अली मुसारियार के नेतृत्व में 1921 का विद्रोह हुआ था। और इसके पहले जो है 1836 से लेकर 1854 के मध्य कुल 22 बार विद्रोह हुआ था। कुल कितनी बार विद्रोह हुआ था? 22 बार विद्रोह हुआ था। तो जो 1921 का विद्रोह हुआ था वहाँ का, तो उसमें गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली आदि ने समर्थन किया था। और अली मुसारियार को बाद में अंग्रेज़ों ने जो है अली मुसलियार को जो है पकड़ने के लिए मस्जिद पर छापा डाला, लेकिन इसकी सूचना जो है मोपलाओं को मिल गई थी, उन्होंने घेर लिया और काफ़ी संघर्ष हुआ था उसमें। बाद में अंग्रेज़ों ने जो है नंबूदरी ब्राह्मणों को भी जो है इसके लिए उकसाया कि यह जो है मोपला मुसलमान आपका राज्य हड़पना चाहते हैं, आपकी ज़मींदारी हड़पना चाहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? पहला विकल्प है लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय, यह गलत है। लॉर्ड एलनबरो ने जो अवध का विलय नहीं किया था बल्कि सिंध का विलय किया था। किसका विलय किया था? सिंध का विलय किया था। कब? 1843 ईस्वी में सिंध का
विलय किया था? लॉर्ड एलनबरो एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आता, दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो दास प्रथा का अंत भी जो है 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। हमारा दूसरा है, मतलब कथन एक गलत है। हमारा दूसरा विकल्प है लॉर्ड डलहौजी सिंध विजय, यह भी गलत है। अभी मैंने आपको बताया सिंध का विलय किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। और डलहौजी ने किसका विलय किया था? इस विकल्प में अवध का विलय किया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय जो है वहाँ पे उसने कई जो है अभियान भेजे थे और समिति का भी गठन किया था वहाँ की जांच के लिए, जिसके आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय कर लिया गया और वली क्या नाम था, वाजिद अली शाह को जो है पेंशन दे दी गई। ठीक है, इसके बाद हमारा विकल्प सी है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह कथन सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली का अगर देखा जाए समय 1798 से 1805 है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू की पराजय हुई थी, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर लॉर्ड वेलेस्ली सही है। और हमारा विकल्प डी है सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है सर जॉन शोर के समय में नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था 1817-18 में, 1817-18 में हुआ था। सर जॉन शोर जो है अपने अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? पहला विकल्प दिल्ली, दूसरा विकल्प हजारा, तीसरा विकल्प लाहौर, चौथा विकल्प नागपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यह कहाँ पे अवस्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। एक मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में, उसके प्रवेश द्वार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। और अलाई दरवाजे पे जो गुंबद बनवाया था वह वैज्ञानिक तरीके से बने जो है प्रथम गुंबद का उदाहरण है। हमारा तीसवां एवं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना, यहाँ पे शाही थोड़ा सा गलत हो गया है, शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? पहला विकल्प है मिनहाज उस सिराज, दूसरा विकल्प जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा विकल्प है मुशर्रफ अल ममालिक, चौथा विकल्प है इसामी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, मुशर्रफ अल ममालिक ने जो है रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना की थी। ठीक है, और मित्रों आज की वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके विषय में मैंने आप लोगों से विस्तृत या विशद इसका मैंने विवेचन किया है, विशद व्याख्या की है। और इसका जो सेकंड पार्ट है 31 से लेकर 63 तक, इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं अतिशीघ्र ही कल परसों में अपलोड कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है लेकिन उतनी ही ज्ञानवर्धक है और एक प्रश्न से मैंने कई प्रश्नों को आपको बना के दिया है और उसका आंसर भी बताया है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।